तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक नया वीडियो। लास्ट जो हमारा वीडियो हो चुका था वो क्या था, हमारा टॉपिक क्या था? टॉर्क। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क कितना लगता है वो हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पार्ट टू का एक लास्ट टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉस थ्योरम, उसके बाद गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको? एक छोटा सा आपको जानकारी जरूरी है एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर का एक स्मॉल सा जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिना एरिया वेक्टर का नहीं हो सकता और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगर आपको एरिया वेक्टर का नॉलेज नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी दिक्कत होगा, और अभी जितना भी चीज़ पढ़ाएंगे आपको वहाँ उसको बनाने में, सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होगा। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि एरिया जो आपका है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया हम लोग दोनों तरीके से लेते हैं, स्केलर भी है और वेक्टर भी है। ठीक है, एरिया जो है वो स्केलर भी है, वेक्टर भी है, लेकिन इसको वेक्टर की तरह ज़्यादा ट्रीट करेंगे हम लोग, क्योंकि अच्छा ये हिसाब से लेते हैं जैसे कि जहाँ ज़रूरत हो, कंडीशन हो, उस हिसाब से हमको इसको स्केलर या वेक्टर हम लोग लेते हैं इसको। जैसे कि एग्जांपल के लिए, नॉर्मली हम लोग जब पढ़ते थे क्लास 10th में, तो हम लोग इसको क्या, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसका काम चल जाता था कि लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया, अपना उसको सॉल्व किया और वहाँ काम हो गया। लेकिन क्या है कि कहीं कहीं आपको क्या जरूरत पड़ेगा, इसका डायरेक्शन का भी। डायरेक्शन का भी मतलब कि सपोज करिए कि एक सिचुएशन आपके पास ऐसा आ जाए कि एक कोई एरिया है, सपोज करिए एक रिंग है, ऐसे रिंग एक हमारे पास है, और उस रिंग से वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है इस तरह से। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो हमको बता सकते हैं कि इस पे जो अमाउंट ऑफ वाटर अगर निकालना है, अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर अगर निकालना है, कितना अमाउंट में अगर वाटर फ्लो कर रहा है इस रिंग से, तो आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि अभी सबसे ज्यादा वाटर फ्लो कर रहा है। यहाँ से सबसे ज्यादा वाटर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी चूंकि ये जो रिंग है वो नॉर्मली है। रिंग मतलब कि इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक रिंग हो गया। ठीक है, अगर ये हमारे पास रिंग है, तो अगर ये ऐसे है और पानी अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर ये फ्लो ऑफ वाटर के डायरेक्शन के, इसका जो डायरेक्शन है फ्लो वाटर का, अगर उसके नॉर्मली रखते हैं, तो क्या होगा कि सबसे ज्यादा अमाउंट में पानी यहाँ से फ्लो करेगा, सबसे ज्यादा अमाउंट में पानी फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इसके नॉर्मली है। अच्छा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी आपको मिल गया। लेकिन आप जरा ध्यान देंगे कि अगर इस चीज को हम लोग रिंग को थोड़ा सा ऐसे कर दें, तो अब वही जो पानी फ्लो कर रहा था, अब वो पानी का मात्रा कम हो जाएगा। अब थोड़ा और कम कर देंगे ऐसे, तो और क्या, पानी का मात्रा और कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। इसका ये मतलब अभी तो जीरो हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि हमको एरिया को कंडीशन के हिसाब से लेना पड़ेगा कि वो स्केलर लें क्या वेक्टर ले। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन का काफी जरूरत पड़ गया, इसीलिए हम लोग एरिया को किस अनुसार से देख रहे हैं? वेक्टर के अनुसार से देख रहे हैं, तो इसीलिए नाम क्या पड़ गया? एरिया वेक्टर। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज फ्लो कर रहा है, कोई भी चीज जब किसी एरिया से फ्लो करता है, निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। जैसे कि क्लास 11th में भी हम लोग, जब हम लोग यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे थे, तो वहां भी बर्नौली थ्योरम, उससे पहले हम लोग जो कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे थे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो वहां पे भी हम लोग देखे थे मास फ्लक्स। किसी पाइप से के एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से जो वाटर फ्लो कर रहा था, तो हम लोग वहाँ फ्लक्स पढ़े थे, तो वहाँ मास फ्लक्स था। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। तो आपको एरिया का वेक्टर लेके चलना पड़ेगा। जरा हम लोग और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास एक एरिया है, सपोज करते हैं कि एरिया है, एक एरिया हमारे पास ऐसे है, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह का है। तो इसका जो, चूंकि इसको वेक्टर के रूप में अगर इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, तो वेक्टर अगर कोई भी चीज होता है, या तो फिर ऐसे दिखा सकते हैं इसको, अगर कोई चीज वेक्टर होता है, तो वेक्टर के पास दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड और क्या, डायरेक्शन होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड और क्या होगा, डायरेक्शन। अभी आप क्या देख रहे हैं, तो फ्लो ऑफ वाटर देख रहे थे, उसका डायरेक्शन किधर था? परपेंडिकुलर जब था, तो उसका जो फ्लो ऑफ वाटर था वो सबसे मैक्सिमम आ रहा था। इसका मतलब किसी भी एरिया का जो वेक्टर होगा, मतलब एरिया जो होगा, उसको अगर वेक्टर के रूप में ट्रीट करते हैं, मतलब कि अगर मान लेते हैं ये सरफेस पूरा एस है, ठीक है, और उसमें एक स्मॉल सा एरिया क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, स्मॉल एरिया, जैसे यहाँ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एरिया डीएस। ठीक है, ये भी क्या हो गया, डीएस हो गया। तो इस एरिया का, ये जो हम लोग एरिया कंसीडर किए हैं, इस एरिया को अगर हम लोग वेक्टर के रूप में कंसीडर करेंगे, बाद में पूरा को करेंगे,
तो कोई भी वेक्टर के पास दो चीज होता है, अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर ds लिखेंगे, इसके पास दो चीज होगा, एक तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया, ds हो गया, लेकिन इसका डायरेक्शन भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। अगर डायरेक्शन का हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए अगर हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर लें, चूंकि इसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्मल होगा, कैसा होगा, नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए हम लोग एन का यूज कर लें, और चूंकि डायरेक्शन बताना है तो यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। आपको मालूम है यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिससे हम लोग डायरेक्शन पता लगाते हैं किसी वेक्टर का। तो अगर इसका डायरेक्शन देखा जाए तो उसका डायरेक्शन लोग कहाँ लेंगे, नॉर्मल लेंगे, कहाँ लेंगे, नॉर्मली, मतलब एक एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, उस पर क्या होता है, नॉर्मली, और क्या बाहर की तरफ होता है, क्या होता है, ये नॉर्मल तो होगा लेकिन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, ठीक है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन बाहर की तरफ होगा। अच्छा, तो इस ये जो वेक्टर आपको मिला ये क्या है, डीएस वेक्टर, क्या है, डीएस है, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा, तो वेक्टर के पास क्या आ गया, आपके पास एक वेक्टर के पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आ गया, डायरेक्शन। तो ये आपका हो गया कोई भी एरिया वेक्टर। तो एक एरिया वेक्टर जब भी आपको रिप्रेजेंट करना हो तो एरिया वेक्टर ds, अगर पूरा सरफेस s है, आप कभी कभी उसको a भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर सरफेस हम s लिए हैं तो एक स्मॉल सा एरिया क्या ले लिए, ds ले लिए, एक स्मॉल सा एरिया उसका क्या ले लिया हम, ds। तो उसको अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर में रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता चल जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है, लेंथ ऑफ वेक्टर से, जैसे कि आप देख रहे हैं किसी वेक्टर का, अगर एक वेक्टर हमारे पास ऐसे हुआ करता था तो यहाँ से यहाँ तक का उसको क्या, उसका लेंथ क्या बताता था, उसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो बताता है मैग्नीट्यूड, लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड को, और ये जो देख रहे हैं आप ये वाला ये बताता है डायरेक्शन को, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया आपको और डायरेक्शन मिल गया। सपोज करें इसका बात करते तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। कितना, ये ds वेक्टर लेंगे तो। अच्छा, कभी कभी हमारे पास ऐसा एरिया आ जाए इस तरह से जिसमें कुछ ऐसा एरिया हो कि यहाँ टेढ़ा एरिया हो, ऐसे सपोज करते हैं, तो इसका भी तो नॉर्मल होगा, भले इसका नॉर्मल ऐसे हो लेकिन होगा क्या, हमेशा वो 90 डिग्री पर ही होगा, हमेशा क्या, 90। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलरली लेंगे, लेकिन आउटवर्ड लेंगे, क्या लेंगे, आउटवर्ड। अच्छा, कहीं कहीं कई बार न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा दिक्कत क्या हो जाता है कि ये जो आउटवर्ड का जो कंसेप्ट है वो यहाँ तो समझ में आ गया कि बाहर की तरफ लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा केसेस आता है जहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो जरा उसको देखेंगे कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है हमारे पास ऐसे, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कितना एरिया होगा, इस सिलेंडर में आप देखिए तीन पार्ट है, एक पार्ट तो ये ढक्कन यहाँ वाला, ये पार्ट हो गया, एक पार्ट ये ढक्कन यहाँ हो गया, और तीसरा पार्ट यहाँ हो गया, मतलब ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, और ये तीन पार्ट हो गया, इसका मतलब ये सिलेंडर तीन भाग से मिलकर बना हुआ है। एक बीच वाला पार्ट जैसे कि इस तरह देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक इस तरह का सिलेंडर होगा तो एक ये गोल वाला पार्ट, ये बीच वाला, एक यहाँ ढक्कन इसका लगेगा और एक ढक्कन यहाँ लगेगा, तो तीन, एक दो और क्या बीच वाला, ये तीन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एरिया वेक्टर लें तो कैसे लेंगे, इसका एरिया वेक्टर सपोज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सपोज कर रहे हैं। सपोज करो कि यहाँ से लाइन पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे क्या पास कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एरिया वेक्टर कैसे लेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर सपोज करो ये वाला एरिया लेते हैं, स्मॉल एरिया, ये हमारा ds हो गया, तो इसका जो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक। अच्छा, इसका लेंगे हम क्या बताएं, आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ, अगर इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किधर हो जाएगा, ऐसे, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बीच वाले का किसी का भी लेंगे, अगर इसके बीच वाले का किसी का भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसका नॉर्मल बाहर की तरफ, मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा, इस तरफ ds हो गया ये। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, एरिया वेक्टर। आपको समझ में आ गया एरिया वेक्टर क्या है, तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कभी स्केलर कभी वेक्टर के रूप में सपोज करते हैं। जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात चलता था 9th 10th क्लास में, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर उसका एरिया निकाल के काम हो जाता है, मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ऐसा क्या होगा, कंडीशन लगेगा यहाँ पे जहाँ पे आपको वेक्टर भी उसका उसका डायरेक्शन भी सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नया टॉपिक देखते हैं, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एरिया वेक्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग अब क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है ऐसा, ठीक है, और ये जो सरफेस हमारा है इसका जो
एक स्मॉल सा सरफेस इसका सपोज कर लेते हैं, कितना ds, ये हो गया ds। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि इससे क्या हो रहा है, लाइन पास कर रहा है, मतलब कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इस सरफेस को रख दिए थे। तो सिंपल सा बात है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको हम लोग रख देंगे तो लाइन इससे पास करेगा, ठीक है, लाइन इससे पास कर रहा होगा। अच्छा, हम जो इसको रखे वो अभी नॉर्मली रखे, कैसा रखे, नॉर्मली। तो इस तरह से लाइन पास कर रहा होगा, मतलब हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो इससे ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका काउंटिंग निकाल लेते हैं कि कितने लाइंस इससे पास कर रहे हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि टोटल कितने लाइंस इस सरफेस से पास कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, मतलब नॉर्मली पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, मतलब 90 डिग्री पर होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी संख्या उसकी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एकदम सिंपल सा बात है कि जब किसी एरिया को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको रख देंगे, वो भी कैसा, नॉर्मली रख देंगे, टेढ़ा नहीं, नॉर्मली रख देंगे, तब उससे कितना लाइन पास कर पाएगा उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing normally through a given surface is called electric flux of that surface उसको उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एकदम सिंपल सा है, मीन्स एक एक एरिया से कितना लाइन पास करेगा उसको खाली काउंट कर लेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका डिनोट कैसे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे फाई से। अच्छा, इसको हम लोग फाई से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको फाई ई से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, फाई ई से डिनोट क्यों करेंगे और फाई से, ऐसा कभी कभी आपको ऐसा जरूरत पड़ जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जरूरत पड़ जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकालना पड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों जब एक साथ कहीं निकालना पड़ जाए, तो वहां पे आप चूंकि दोनों को फाई से ही डिनोट करते हैं, तो फिर दोनों के लिए आप फाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग एक बार फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ले लेंगे और फाई बी, फाई क्या, बी ले लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, बी से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाना चाहिए वो ये हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला बनाने से पहले एक चीज जरा सोच सकते हैं कि इससे जो लाइन पास कर रहा होगा, मान लेते हैं फाई, जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनता होगा वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा, आप देख सकते हैं वो डिपेंड करेगा किस पे, एक तो एरिया पर। ये वाला एरिया जितना ज्यादा होगा, अभी देखिए तो ये एरिया जो आपका यहाँ पर है, जो उससे कितना लाइन पास कर रहा है, एक लाइन और ये दो लाइन पास कर रहा है, ठीक है। टोटल का बात नहीं कर रही, इस छोटे का देख लीजिए तो कितना पास कर रहा है, टोटल एरिया आपका एस है, सरफेस, टोटल सरफेस का एरिया एस है, स्मॉल कितना ले लिया, डीएस। तो उसका नॉर्मली ये हो गया इसका वेक्टर, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है, 0 डिग्री, चूंकि ये शो कर रहा है कि इसका परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो कितना लाइन पास कर रहा है इस एरिया से, मात्र दो। लेकिन अगर इसका एरिया को बढ़ा दें, अगर इसका एरिया को बढ़ा दें तो लाइन की संख्या बढ़ जाएगी। अभी अगर सरफेस इतना छोटा है, मान लेते तो दो लाइन पास कर रहा है, सरफेस अगर बढ़ जाएगा तो लाइन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अभी कितना हो गया, चार, अभी कितना है, दो, तो इससे ज्यादा फ्लक्स बनेगा, इससे कम बनेगा। तो कह सकते हैं जो फाई होता है वो एरिया का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो फाई है आपका, वो एक और क्या, किस पे डिपेंड करेगा, सपोज करते हैं कि हमारा एरिया वही है, एरिया को नहीं बदलते हैं, एरिया दोनों का सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक जो फील्ड हमारा है वो उसको स्ट्रांग और वीक करते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपको पता है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है तो उसके जो लाइंस होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होगा मतलब लाइन ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका लाइन क्या होता है, बहुत क्लोज क्लोज होते हैं। एरिया वही है, एरिया वही है दोनों का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा देने से इसमें ज्यादा लाइन हो गया और इसमें लाइन कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये दोनों चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जहां पे आप देख सकते हैं कि एरिया क्या हो गया। अच्छा, इसको आप डेल्टा
एस या डीएस भी लिख सकते हैं, स्मॉल अगर एरिया लिया तो डीएस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ वो बता सकते हैं कि वेयर, जहाँ पे डीएस क्या है, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग अगर फाइनल निकाले तो लिख सकते हैं क्या, कि फाई इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, ई और कितना, डीएस, ई और कितना, डीएस। इसका मतलब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम लोग यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलता है, वन इसका वैल्यू मिलेगा। तो लिख सकते हैं फाई इक्वल टू कितना, डायरेक्ट ई डी एस, क्या लिख सकते हैं, ई और कितना, डी एस। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या जो एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या एरिया जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फ्लक्स मिल जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला निकला वो नॉर्मल निकला। नॉर्मल क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एरिया को क्या रखे हैं, नॉर्मली रखे हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये जो एरिया है वो किसी एंगल पे रहे, या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे जाए, तो क्या होगा। तो देखिए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसा कर देते हैं, एक फॉर्मूला आप लिख के चल सकते हैं कि फाई इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, फाई इक्वल टू ई इंटू कितना, डी एस, ई इंटू डी एस, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। सपोज करते हैं कि अगर इसको हम लोग चेंज कर दे, तो अगर इसका हम लोग एक नया फिगर बनाए जिसमें इस तरह से कुछ हो जाए, ये हमारा सरफेस हो गया, और ये एक स्मॉल सरफेस ले लेते हैं, ये कितना हो गया आपका डी एस, ठीक है। ये पूरा सरफेस एस हो गया। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एंगल से पास करवाएं, अगर ऐसे पास करवाएं, तब क्या आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एंगल पे है। मान लेते हैं कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे है, क्या थीटा एंगल पे। अब कितना लाइन पास करेगा, तो अब लाइनों की संख्या चेंज कर जाएगी, क्योंकि अब किसी एंगल पे जा रहा है। या तो आप इसी को, या तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप एरिया को ही एंगल पे मोड़ सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, एरिया वही छोड़ दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल पे, दोनों एक ही बात पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर डायरेक्ट जाता तो हम लोग ई इंटू डी एस लिख देते हैं। लेकिन क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होगा। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा होना चाहिए कि आपको पता है कि जो फाई है वो कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या एरिया का देखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया और ये हो गया एरिया। लेकिन आपको हम क्या बोले हैं कि हमेशा कौन सा कंसीडर करेंगे, हमेशा हम कंसीडर करेंगे क्या, जो परपेंडिकुलरली जा रहा है सो। अब बोले कि सर परपेंडिकुलरली जा कहाँ रहा है, ये तो ऐसा है। लेकिन आपको हम पढ़ा चुके, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको दो कंपोनेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रेक। अगर दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इसका दो कंपोनेंट लिख सकते हैं। दो कंपोनेंट मतलब एक कंपोनेंट जिससे वो एंगल बना रहा है, तो ये एक इस पे आ जाएगा ई कॉस थीटा, जिससे वो एंगल बनाएगा, तो ई कॉस थीटा। इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, चूंकि इससे एंगल बना रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा इसका क्या, ई कॉस थीटा। और एक हो जाएगा इसी के 90 डिग्री पर अंदर में ही क्या, ई साइन थीटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका ई साइन थीटा। ई साइन थीटा ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि एक वेक्टर है उसका दो कंपोनेंट में इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए कि इसका अब क्या होना चाहिए फॉर्मूला, तो आपको पता है फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई। लेकिन ई के जगह अब आपको कौन सा लेना पड़ेगा, हमको वही ई लेना है जो क्या है, परपेंडिकुलरली जा रहा है, परपेंडिकुलरली। तो ये ई का परपेंडिकुलरली कौन जा रहा है, देखिए ये वाला जा रहा है, ये लाइन। इसका मतलब हमको लेना पड़ेगा ई और कितना, कॉस थीटा, ठीक है। और इसके लिए क्या, डीएस हो जाएगा। अगर सबको मिला दो तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू, नीचे आएगा, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी एस और कितना, कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेन फार्मूला, ठीक है। इस पे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल पे आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऊपर देख लेते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं कि चूंकि आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप देख रहे हैं, चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल बना है, तो यहाँ डी फाइव भी लेके चल सकते हैं, ऐसे डी फाइव भी क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्मॉल है, तो हम लोग स्मॉल फ्लक्स भी बना सकते हैं। तो इसको इस तरह का फॉर्मूला भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डी फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी एस और कितना, कॉस थीटा। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, डी फाइव इक्वल टू, ये तो ठीक है अपनी जगह पे। आपको पता है दो वेक्टर के बगल में अगर कॉस थीटा हो, ये भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा चुके हैं। और डीएस भी क्या है, वेक्टर है। डीएस भी क्या आपका वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो दो वेक्टर अगर आपके पास हो और उसके बगल में अगर कॉस थीटा हो, तो हम लिख सकते हैं ई
ds, लेकिन दोनों के ऊपर क्या वेक्टर का साइन और यहाँ क्या लग जाएगा, डॉट हो जाएगा। तो दो वेक्टर का डॉट मिल गया। आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर देता है, इसीलिए कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका वीवीआई पॉइंट है। अच्छा, इतना होने के बाद इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, तो यूनिट इसका एसआई यूनिट ले लेते हैं। कितना हो जाना चाहिए एसआई यूनिट। आप देख रहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए क्या होता है मीटर स्क्वायर। सब मिला के आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कितना कूलम इनवर्स। क्या दूसरा कोई यूनिट लिख सकते हैं इसका, तो अनदर यूनिट, इसका कोई अनदर यूनिट होगा क्या। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका अनदर यूनिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कटेगा मीटर से मीटर, तो क्या आ गया वोल्ट मीटर हो गया। ये इसका अनदर यूनिट हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं। ये जितना भी वीवीआई करवा रहे हैं आपको सब 1 मार्क्स के लिए है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन के लिए हमको फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा। ई का, सॉरी, अगर फाई का निकालना हो तो किसका, आपको ई का मालूम होना चाहिए, और किसका एरिया का मालूम होना चाहिए, डीएस का, ठीक है। अब डीएस की जगह एस भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर इरेज करते हैं, कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर याद नहीं है तो आप इसको फोर्स बाय चार्ज से भी निकाला जा सकता है, लेकिन याद रखिए। और ये क्या हो जाएगा आपका एरिया का कितना डीएस, तो उसको एस भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये डीएस एक एरिया सपोज किया, लेकिन जब फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम लोग एस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायमेंशन क्रिएट निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। फोर्स का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। चार्ज का आपको पता होता है कितना 80, और एरिया का पता आपको कितना होता है एल स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा। आप देख रहे हैं एम सिर्फ एक ही जगह पे है, तो एम एक जगह पे हो गया। एल यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एल का 3, चूंकि पावर पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद टी ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस 3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ए माइनस कितना 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये, ठीक है। आप देख लेंगे इसको, आया हुआ एग्जाम में इसका यूनिट और डायमेंशन, और ये बहुत चांसेस है आने का 1 मार्क्स में। तो ये आपको क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक है। अब इतना होने के बाद सब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। वो जो स्पेशल केस हम लोग देखेंगे वो सिर्फ होगा किसके लिए, बस न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए इसका एक स्पेशल केस भी देखते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केस, स्पेशल केस जैसा नोट में इसको हम लोग जरा पहले एक दो पॉइंट देखते हैं। पहले नोट में कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना हो ओपन सरफेस के लिए तो क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा एक चीज और देख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमारे पास अगर निकालना हो तो क्या करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो गया कि जिससे स्मॉल सरफेस डीएस के लिए अभी तक निकाल रहे थे, हम लोग को पता है कि डी फाई इक्वल टू कितना होता है ई, और कितना होता है डीएस, ये हम लोग को पता है। ये किसके लिए है, स्मॉल सरफेस के लिए है। लेकिन अगर टोटल के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा, तो टोटल के लिए है ये हमारा स्मॉल के लिए, फॉर स्मॉल, फॉर स्मॉल सरफेस, ठीक है ये। लेकिन अगर टोटल के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा, तो टोटल के लिए निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इतना क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जरा ध्यान देंगे। सपोज करिए ये आपका डीएस है, तो यहाँ भी आपका डीएस होगा, यहाँ भी डीएस होगा, यहाँ भी डीएस होगा, यहाँ भी डीएस, सब जगह आपका छोटा छोटा डीएस होगा। जब सब जगह छोटा छोटा डीएस होगा तो सबसे लाइन पास करेगा। इसका मतलब जब सबसे लाइन पास कर रहा है, चूंकि लाइन कैसा यूनिफॉर्म है,
आपको पता है कि जो एरिया है वो आपका डीएस ले रहे हैं एक छोटा सा, और जो लाइन पास कर रहा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रहा है, तो एक गिवन एरिया से जो लाइन पास करेगा से इसका मतलब सबका ले लेते हैं और सबको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने को ही तो इंटीग्रेशन कहते हैं। ऐड करने को ही क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन। सब निकाल लिए सबका। तो जब इधर आप इंटीग्रेशन का साइन दिए तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए आप, इतना इंटू डीएस। ठीक है। अच्छा, अगर इतना कर लिए तो आपको पता है डी फाई का इंटीग्रेशन जब इसको जोड़ दीजिएगा तो कुछ नया चीज आएगा, तो कितना आ गया फाई, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इधर कितना हो गया ई डॉट कितना टीएस। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो अपने हिसाब से होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका एरिया कितना दिया हुआ है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर स्मॉल के लिए पूछे तो ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा से हम लोग आगे देखते हैं 2 पॉइंट और इसका। अगर आपसे ओपन सरफेस के लिए पूछे तो फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन, अगर ओपन सरफेस के लिए आपसे पूछ लिया जाए तो ओपन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ऐसे और कितना ई डॉट टी एस। मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ये ओपन सरफेस के लिए ही बताया जा रहा है, ओपन सरफेस के लिए बताया जा रहा है। मार्कर चल रहा है देखो तो एक बार समझ आए ना, तो बोलना चाहिए ना। हाँ क्या बोले एक साला कैमरा है, आदमी आँख थोड़ी है ठीक से पकड़ेगा। पीछे काफी तो मुझे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहिए ना। चल नहीं रहा, देख रहा मरल जा रहा है। ऑन कर दिया है, हाँ? उसी को कर दें। तो ये जो हो जाएगा वो क्या, ओपन सरफेस के लिए फाई इक्वल टू, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं आप वो आपको किसके लिए दे देगा, इसके लिए। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना हो गया। ओपन के लिए अगर हम लोग क्लोज्ड के लिए निकाले तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको क्लोज सरफेस मिलेगा, जैसे ओपन और क्लोज का अंतर बताते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरह का पेपर है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप का एक पेपर है, तो ये ओपन सरफेस हो गया। मतलब कि घर का एक दीवार है, दीवार क्या होगा, एक दीवार का बात करेंगे तो ओपन सरफेस हुआ। लेकिन अगर क्या करें कि पूरे क्लोज का बात करें तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, और भी 6 फेस को डाल के अगर इसको हम लोग क्लोज बना दें इस तरह से, तो ये सरफेस क्लोज सरफेस हो गया। क्या हो गया, क्लोज सरफेस। अगर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तब कितना होगा, तो दो तरह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा, एक ओपन सरफेस के लिए और क्या दिखेगा, क्लोज सरफेस के लिए। ओपन के लिए आप इस तरह से यूज करेंगे और क्लोज के लिए क्या करेंगे, इस तरह का यूज करेंगे। फॉर क्लोज सरफेस, अगर सरफेस क्लोज हो तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ फाई इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ई लिखेंगे और डीएस लिखेंगे और बस यहाँ पर एक क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्या, क्लोज इंटीग्रेशन। इसको क्लोज इसी से पहचानेंगे कि क्लोज्ड मतलब सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कंसेप्ट। ठीक है। जरा स्पेशल केस देख लेते हैं न्यूमेरिकल के लिए कि न्यूमेरिकल में आपको कैसा कैसा सिचुएशन देखने को मिलेगा और कहाँ गड़बड़ होता है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे जैसे अभी तक तो हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पढ़े, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पढ़ना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉन यूनिफॉर्म होगा तो किसी एरिया से अगर 10 पास कर रहा है, यहाँ छोटे से एरिया से अगर 10 पास कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से कितना 4 ही पास करे, हो सकता है यहाँ से 2 पास करता हो सकता है यहाँ छोटा एरिया से पास ही ना करता हो। तो उस अनुसार से पूरे सरफेस का निकालना हो तब क्या करेंगे, तो उसमें क्या होता है हर छोटे छोटे एरिया का निकाल के फिर उसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पढ़ना है। ठीक है। तो ये जितना भी आपको हम पढ़ा रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको यही पढ़ना है। आगे देखते हैं इसका स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, केस वन आपका हो जाएगा कि अगर ऐसे सरफेस हो, सरफेस आपके पास सपोज करते हैं ऐसे हो। ठीक है, ये सरफेस हो गया आपका टोटल, उसका ऐसे उसका सपोज करते हैं एरिया, और तो इसका जो ये होगा आपका वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और लाइन जो पास कर रहा है वो कैसे पास कर रहा है, वो लाइन ऐसे पास कर रहा है, ऐसे। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये हो गया हमारा सरफेस और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। लाइन ऐसे पास कर रहा है,
आप क्या देख रहे हैं कि जो लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन जो है और जो एरिया है, वो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? तो वो दोनों के बीच में एंगल बना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब आप दो बात का ध्यान देंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि सपोज करिए कि हमारे पास एक सरफेस है, पेपर चाहिए, सपोज करते हैं हमारे पास एक सरफेस है। तो अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस का दो चीज होगा, एक तो प्लेन होगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको पता है प्लेन का जो एरिया का एरिया वेक्टर तो ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो उसी डायरेक्शन में पास करे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। कब? जब प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड, जब प्लेन से कितना एंगल बनाता हो? 90 डिग्री। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन से तो 90 बना रहा है प्लेन, पर इलेक्ट्रिक फील्ड एस से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो आपको याद क्या रखना है? आपको बस यही देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन से एंगल बना रहा है या तो फिर एरिया वेक्टर से बना रहा है। आपको जो लेना है वो एरिया वेक्टर से लेना है, प्लेन से नहीं। अगर प्लेन से दिया भी होगा तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हम लोग क्वेश्चन में इसको देखेंगे। तो जरा देखिए, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितना होगा? तो जरा ऐसे कर सकते हैं क्या केस वन में? इफ अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का ये मतलब हुआ कि जो ई है वो क्या हो जाए? वो आपका पैरेलल हो जाए किसका? एस का। ई जो है वो एस का पैरेलल हो जाए, तब क्या होगा? जो फ्लक्स हम लोग का बनेगा वो कितना हो जाएगा? ई डी एस की जगह एस भी लिख सकते हैं। ई आप पढ़ चुके हैं, एस कॉस थीटा। अच्छा, इस पे कोई कंफ्यूज नहीं करेगा कि कभी एस लिख रहे हैं कभी डी एस लिखते हैं, डेल्टा एस भी लिखा जाता है। तो इस पे कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ये बता रहा है क्या, ये टोटल सरफेस के लिए हो गया, ठीक है, ये स्मॉल सरफेस के लिए हो गया, ये स्मॉल सरफेस के लिए हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लेते हैं वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। तो कितना ई एस और कितना कॉस थीटा, या तो डी एस कॉस थीटा जैसे लिखिए। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना मेरा? 0 डिग्री। तो ई और एस कितना हो गया? कॉस 0 डिग्री। जब कॉस 0 डिग्री हो गया तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो कितना गया? ई एस आएगा। क्या आ जाएगा? ई एस। मतलब फाइव इक्वल टू कितना? ई एस। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो आपको जो मिलेगा वो मैक्सिमम है। एक प्लेन, अगर एक प्लेन जो है अगर नॉर्मली हो लाइन के, तो उससे सबसे ज्यादा क्या पास करता है? उससे इलेक्ट्रिक लाइंस पास करता है। एग्जांपल आपको हम दिखाए थे। अच्छा, केस टू, अगर ऐसा हो जाए कि थीटा कितना हो जाए? थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री का मतलब कि अगर ये हमारा सरफेस है तो आपको पता है कि एरिया तो यही होगा, इसमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता। लेकिन जो लाइन पास कर रहा है वो कैसे? ऐसे पास कर रहा है, इस तरह से। इस तरह से पास करने का ये मतलब हो गया कि लाइन जो है वो अगर इस तरह से पास करेगा तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो इससे कितना एंगल बना रहा है? इससे तो 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन प्लेन से कितना बनाएगा? 0 डिग्री। प्लेन से कितना बनाएगा? 0 डिग्री। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा एक एरिया ले लेते हैं। अगर सपोज करते हैं कि यही हमारा क्या है कि सरफेस हो गया, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे पास करेगा? ये सरफेस है तो इसका ये सरफेस कैसा हो जाएगा? ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो लाइन कैसे पास करेगा? पहले लाइन ऐसे ही पास कर, लेकिन अब लाइन ऐसे पास कर रहा है। जब लाइन ऐसे पास करेगा और एरिया वेक्टर जो होगा आपका इस तरह से होगा, जैसे मार्कर, वहां मार्कर, और अगर ऐसे था तो ये एरिया वेक्टर का काम कर रहा है और ये अभी लाइन का काम कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन हो गया और ये एरिया वेक्टर हो गया, तो इलेक्ट्रिक लाइन एरिया वेक्टर से कितना डिग्री बनाएगा? ये 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन इससे कितना एंगल बनाएगा? इससे तो 0 डिग्री बन रहा है। बस यही चीज का आपको ख्याल रखना है कि किससे कितना एंगल वो बना रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कितना लाइन पास कर रहा होगा। तो जरा देखते हैं, मतलब कह सकते हैं, दैट इज कहने का ये मतलब हो गया कि ई जो है परपेंडिकुलर है किसका? एस का। तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई एस कॉस 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब फाइव क्या हो जाएगा? मिनिमम। और कितना? 0। मतलब सबसे कम लाइन पास करेगा। कब? जब इतना हो जाए। अच्छा, अब 0 से कम लाइन क्या हो सकता है? कुछ नहीं। इसका मतलब मिनिमम यही होगा और ये हो जाएगा क्या? मैक्सिमम। ठीक है। तो आपको पता है कि
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एक लाइन होता है, जितना लाइन पास करेगा किसी गिवन एरिया से अलग अलग कंडीशन में, उसको इलेक्ट्रिक हम लोग फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका नॉलेज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ट्वेल्थ में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप उसका डेफिनेशन लिखेंगे और एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख देंगे, फाई इक्वल टू कितना, ई डी एस कॉस थीटा लेके निकल जाइए। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई और कितना डी एस लेके भी निकल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। तो इतना सारा चीज उसमें नहीं डालना है। अगर डेफिनेशन पूछा है तो मात्र 2 मार्क्स में पूछेगा, तो डेफिनेशन लिखिए और उसका एक्सप्रेशन लिख दीजिए, एक छोटा सा एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए हम लोग इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका न्यूमेरिकल कैसा हो सकता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया क्या, कि एक सर्कुलर प्लेन सीट हमारे पास है, जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और वो कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इस पर गौर करिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं बताएं, उसको हमको पढ़ना भी नहीं है। कितना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना है, आप न्यूटन पर कूलम्ब से पहचान सकते हैं। वो एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री, किसके साथ, फील्ड के साथ। कौन एंगल बना रहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो सीट बना रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री। कहता है कैलकुलेट करके दिखाइए क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग को पता है, पहले गिवन कर ले कि गिवन क्या है। हम लोग के पास क्या है, रेडियस दिया हुआ r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आपको पढ़ा चुके हैं। इसको बदलना हो मीटर में तो 10⁻², या तो 10⁻1, आप इसको मीटर में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई का वैल्यू 7 इंटू 10 कितना 5 न्यूटन पर कूलम, यूनिट एसआई में है, एसआई में हो गया, क्लियर है। थीटा दे दिया है कितना, 60 डिग्री। बस यही थोड़ा समझना पड़ेगा, ये थीटा नहीं दिया हुआ है, थीटा यहाँ नहीं दिया हुआ है 60 डिग्री। जरा इसको हम लोग समझेंगे। और आपसे पूछ रहा है फाई इक्वल टू वाट। पहले फिगर बनाते हैं। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो समझिए इसका सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये हमारा सर्कुलर अगर हो गया, क्या सीट हो गया, तो लाइन कहता है कि ऐसे पास कर रहा है, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। अगर लाइन ऐसे पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बन रहा है सीट का, वो कितना है, 60 डिग्री है। मतलब कि ये जो सीट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सीट बना रहा है, साफ साफ लिखता है, प्लेन सीट जो है वो मेक कर रहा है एंगल कितना, 60 डिग्री, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो बताइए कि इसके साथ कितना होगा। तो आपको पता है कि हमको लेना पड़ेगा ये वाला, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम लोग जब भी लेते हैं एंगल, कौन सा एंगल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और क्या, एरिया वेक्टर का लेते हैं। तो अगर उसके साथ 60 डिग्री बन रहा होगा तो इसके साथ कितना बन रहा होगा, 30। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 60 माइनस कितना, 30 इक्वल टू कितना, 30 डिग्री आपका एंगल फाइनल होगा। अगर डायरेक्ट लिख देता कि एरिया के साथ बना रहा है तो आपका यही आंसर हो जाता। लेकिन अगर डायरेक्ट ना बोल के ऐसे बोल दे कि प्लेन वगैरह के साथ, या तो तरीका बदल दे, तो आपको थोड़ा बस समझना पड़ेगा। फाई कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, वी नो, हमको पता है कि फाई इक्वल टू कितना होता है, ई डी एस, या तो एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। निकाल लेते हैं, ई कितना हो गया, 7 इंटू 10 कितना 5, और एरिया, एरिया किसका होगा, एरिया हमारा क्या है, एक सर्कुलर सीट है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इंटू कितना, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको ध्यान दीजिए और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, तो ठीक है, इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई 22/7, इसको लिख सकते हैं। और इसको रेडियस कितना, 10⁻⁻1, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 आपका कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 टाइम में कितना बचेगा आपका, 11 यहाँ बच गया, ऊपर में देखिए 11 यहाँ हो गया, 10⁻2, अच्छा 11 के साथ √3 भी हो जाएगा। फिर कितना हो गया, 10⁵ है और 10⁻⁻2 है, सॉल्व करेंगे तो 10 कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से, तो ये जो सॉल्व करने के बाद 11 और √3 का जो वैल्यू होता है उसको बैठा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम हो जाएगा। तो यही हो जाएगा क्या आपका इसका आंसर। बाकी आप सॉल्व इसको कर लेंगे। तो बस इतना ही ध्यान देना है कि आपको एंगल वो किससे बना रहा है, कौन बना रहा है। अगर इतना पता चल गया तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक न्यूमेरिकल इस टाइप का क्लियर हो गया। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो वेक्टर पे बेस्ड होगा, कि वेक्टर के फॉर्म होगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला 2 होता है, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस
थीटा अगर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, तो फाई इक्वल टू ई और डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। ये हो गया नॉर्मल तरीके से बनाने वाला। अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया हो तो ऐसे बनाएंगे। अब कैसे पहचानेंगे कि वेक्टर के फॉर्म में बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक नया वीडियो वेक्टर पे बेस्ड है। इसके पहले वाला नॉर्मल बेस्ड था, अभी वेक्टर बेस्ड है। अच्छा, वेक्टर वाले बेस्ड क्वेश्चन कैसे पता लगाएंगे? आपको देखेंगे वेक्टर के फॉर्म में दिया होगा। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये वेक्टर के फॉर्म में है। तो देखिए मैग्नीट्यूड वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब मतलब ये वेक्टर दिया हुआ है। साथ में क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे दिया है, प्लस कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। आपको पता है कि सरफेस के थ्रू ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और उस सरफेस का क्या होता है, एरिया होता है। यहाँ जो एरिया दिया वो बोलता है उसका 20 यूनिट एरिया है। क्या बोलता है, 20 यूनिट। अब आपको सोचना पड़ जाएगा 20 यूनिट क्या होता है। देखिए यूनिट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग ना तो मीटर में ना सेंटीमीटर में ऐसा पता ना हो, तब मतलब वहां पर ऐसा होगा कि बस उसमें आपको उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। और ये जो एरिया है वो किस है, वाई जेड प्लेन पर है। वाई जेड प्लेन पे यही समझना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन काफी आसान है। वेक्टर देख के काफी बच्चे छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब कि वेक्टर फॉर्म में आ गया तो उनका क्योंकि 11th का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस कारण से छूट जाता है। अब कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, जब ऑलराउंडर के पास पढ़िएगा, ऑलराउंडर टीचर के पास पढ़िएगा तो आपका सब कुछ छूटेगा ही छूटेगा। इसीलिए द एक्सीलेंट साइंस एकेडमी ही आपका एक उपाय है। ध्यान देंगे, हमको एक्सिस बनाना है, 3 एक्सिस बना लीजिए। एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा और एक जेड हो जाएगा। क्या कहता है कि हमारे पास एक प्लेन है, वो प्लेन वाई जेड पे है, वाई जेड पे है। इसका मतलब ये हो गया वाई जेड प्लेन, वाई और कितना जेड प्लेन हो गया। 3 प्लेन बनता है एक्सिस पे, एक बनता है एक्स वाई, एक बनता है वाई जेड और एक बनता है क्या, एक्स और जेड। तो अगर इस प्लेन पे है रखा हुआ, मतलब ये आपका एरिया हो गया, ये अगर एरिया है तो कहता है कितना यूनिट, 20 यूनिट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये इस तरह से एरिया दे दिया है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, होना ही चाहिए। अगर ऐसे होगा ये एरिया वेक्टर, इसका मतलब कि इसके तरफ होगा, मतलब ये इसका एस हो गया। अगर ये इसका एस हो गया तो वो कितना है, 20 बोला यूनिट। अच्छा यूनिट मतलब कि वहां पर आपको देख लेना क्या होगा, क्योंकि आप इस तरह से और डायरेक्शन कहाँ एक्स के तरफ है तो एक्स का यूनिट क्या होता है, आई होगा। इसका मतलब कि 20 आई दिया हुआ है एरिया, 20 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किसके तरफ, जो कि एक्स और वाई, वाई जेड पे तो प्लेन पे है, लेकिन इसका जो नॉर्मल होगा वो कहाँ हो गया, एक्स की तरफ हो गया। तो इसका जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, इतना। सो क्या दिया हुआ है, गिवन ई इक्वल टू दिया हुआ है आपका कितना, 6i प्लस कितना 3j प्लस कितना 4k। और जो उसका दिया हुआ है एंड जो एस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20i, मतलब कि पॉजिटिव एक्स की तरफ दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका देखिए आई जे और के तीनों में है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के पूरे यहाँ इन्वायरमेंट में है टोटल, क्योंकि तीनों एक्सिस पे है वो, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। और ये जो आपका कहा, अच्छा अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमको कौन सा लेना है। आपको पता है कि ये तीनों में तो है, एक्स के तरफ भी, वाई के तरफ भी, जेड के तरफ भी, लेकिन हमको लेना कौन सा है। तो आपको पता है फॉर्मूला कि फाई इक्वल टू होता है ई डॉट कितना डी एस होता है। ई कितना हो गया, 6i प्लस 3j और प्लस कितना 4k डॉट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20। लेकिन 20 क्या, सिर्फ i, इसमें ना तो j है ना तो k है, ठीक है। अगर j और k इसमें अगर नहीं है तो आप इसमें जीरो प्लस ऐसे जीरो j प्लस जीरो k भी ऐसा करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। जीरो k भी ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। 20i प्लस जीरो जे और प्लस क्या जीरो के भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो y है ना तो z है। तो अगर इतना हो गया तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, i को i से करिए, j को j से करेंगे और k को k से करेंगे। अगर i को i से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ 6 है, यहाँ 20 है, कितना हो जाएगा 120। और i को i से करने से आपको पता है 1 होता है। जब डॉट में आपको पढ़ा चुके हैं, सेम को सेम से क्या करिएगा, अगर डॉट करवाइएगा तो 1 1 मिलता है, लेकिन अगर डिफरेंट से आई को जे से, जे को के से, के को आई से करवाइएगा तो जीरो मिलता है, ठीक है। तो इतना हो गया, बाकी तो आपका सब जीरो आ गया, ये भी जीरो और ये भी क्या गया जीरो। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 120। आपको मालूम होना चाहिए कि
आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब आपको पता है यहाँ आई और जे के नहीं आया, इसका ये मतलब हुआ कि सच में फाई एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस आता है। खैर ये इतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। इसके आगे जो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। अब आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पहले एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है इजी वाले वो सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाए हैं लगभग 300 क्वेश्चन उसमें है, तो वहाँ पे जहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन होगा वहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इसमें छोटा सा देखते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि कोई बताता है इस तरह का, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बनते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूमेरिकल तो बताता है, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल कोई बताता नहीं है। तो जरा एक न्यूमेरिकल इस तरह का भी देख लेंगे तो आपका यहाँ से सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इसका ज़्यादा सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और सीबीएसई में तो इससे हर साल एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और अच्छा क्वेश्चन मिलता है। अच्छा का है मतलब कि अगर आप एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और जो पीडीएफ आपको दिए हैं उसका, तो इसका मतलब आप किसी भी एग्जाम का सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। आप एक न्यूमेरिकल जो आपका वो दोनों से डिफरेंट है। एक नॉर्मल नॉर्मल टाइप का न्यूमेरिकल था और एक आपका वेक्टर पे बेस्ड था, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल आपका है वो इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। कहता क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसको रख दिया गया है कहाँ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई है विथ इट्स एक्सिस, जिसका जो एक्सिस है वो पैरेलल है किसका, फील्ड का। जरा यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास एक सिलेंडर अगर ये है, तो ये सिलेंडर का जो एक्सिस है मतलब ये एक्सिस, बीच में एक्सिस होगा इसका जो पार ऐसे निकला होगा। इस सिलेंडर का जो एक्सिस है, तो वो सिलेंडर का जो एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके पैरेलल है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा तो इसका एक्सिस इधर है, इसका मतलब कि ये जो रखा हुआ होगा वो उसी के डायरेक्शन में अलोंग में होगा। मतलब कुछ ऐसा कि ये हमारा अगर एक सिलेंडर है तो इसका जो एक्सिस ये है ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी की तरफ है। मतलब सपोज कर लिया कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही पास कर रहा है पूरा, ठीक है। यहाँ पर से आ रहा होगा, मतलब समझ कर लिए कि एक सिलेंडर उसमें पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एक सरफेस एरिया यहाँ पे, एक सरफेस एरिया यहाँ पे। अच्छा, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना बन रहा है वो आपको निकालना है। टोटल फ्लक्स आपको पता है कि फ्लक्स किसी एरिया का निकलता है। यहाँ पे तीन एरिया आपको दिख रहा है, एक एरिया ये वाला, एक एरिया ये वाला और एक बीच वाला एरिया दिख रहा है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसका अगर आप निकाल लें, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं सपोज करते हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर इधर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो ये हो गया डीएस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, 180 डिग्री। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, एरिया आपका ऐसा, एरिया बाहर की तरफ, तो ये हो गया आपका डीएस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ जा रहा है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आ रहा है इसलिए इधर ही कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया इनके बीच में। और एक सरफेस बीच वाला बच जाता है। ये बीच वाला का सपोज करिए यही है एरिया, सपोज करते हैं अगर ये एरिया है तो इसका क्या हो जाएगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा भरा हुआ होगा, बहुत सारा लाइन होगा, तो टोटल कितना बनेगा, तो हमको निकालना है फाई टोटल, फाई टोटल। तो ऐसा करते हैं कि इसको सरफेस 1 मान लेते हैं, इसको सरफेस 2 मान लेते हैं और इसको सरफेस 3 मान लेते हैं, बीच वाला पार्ट को। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलता है आपको बता चुके। टोटल फ्लक्स निकालना हो तो इंटीग्रेशन दीजिएगा और लिखेंगे ई डॉट डी एस, किसका, फर्स्ट वाले सरफेस का, प्लस सेकेंड वाले का ई डॉट डी एस, प्लस थर्ड वाले सरफेस का ई डॉट डी एस। इतना तो मालूम ही है, क्योंकि तीनों से अपना फ्लक्स बनेगा, इससे भी, बीच वाले से भी और उससे भी, तीनों से, तीनों को जोड़ के क्या निकलेगा, टोटल। आपको पता होना चाहिए कि इसका साइन हटता है तो कॉस थीटा आता है, तो क्या आ जाएगा ई और कितना ds और कितना cos थीटा, प्लस इसका भी हो जाएगा ई ds और कितना cos थीटा, प्लस इसका भी हो जाएगा ई ds और कितना cos थीटा, तीसरे का। अच्छा, जरा एंगल के बारे में सोचेंगे। जब यहाँ पे थीटा आएगा तो एंगल कितना होगा पहले सरफेस के लिए, तो 180 होगा, यहाँ हो जाएगा 180। सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड के लिए आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री है।
अगर इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का जो वैल्यू होता है -1 होता है, इसका आंसर आएगा माइनस पहला सरफेस ई और कितना ds। पकड़ ले रहो उठा के सदिया में जैसा, हो गया खत्म होने वाला जल्दी, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस क्यों 180 था इसीलिए, प्लस इसका कितना हो जाएगा 0 डिग्री का, तो ई हो जाएगा और कितना ds cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और इसका कितना हो जाएगा, तो 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा 0। अगर इतना आप क्लियर देख लिए तो आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि जितना ये है उतना ही यही है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल जो फ्लक्स बनेगा कितना बनेगा 0 बनेगा, इसका मतलब कि इससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन पा रहा है वो कितना है 0 है, कितना है 0। तो ये इसका हो गया क्या आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपको हो सकता है कि सॉल्व करने के लिए एग्जाम में भी दे दे, उसको घुमाना पड़ेगा तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रूव करने भी दे दे कि एक सिलेंडर है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया कैसे, उसका एक्सिस क्या है जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बताइए उससे टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 होता है, उसको शो करके दिखाइए, ठीक है। किसी कंडीशन में हो सकता है इसको ऐसे ना रख के ऐसे रख दे, तो वो देखेंगे कि हम लोग फिर आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का प्रूफ, और फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन, और हमारा यूनिट 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।